गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप पढ़ेंगे कि किस किस तरह की होती है। जैसे पहला है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फोर्थ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम पढ़ेंगे In this form of cooperative, the workers wish to be their own masters. The business is owned by them. They elect their own managers. They are their own employees. तो इस तरह की सोसाइटी के अंदर क्या होता है, जो भी वर्कर्स होते हैं वही बिजनेस ओनर्स होते हैं। मीन्स एक एम्प्लॉय का ही खुद का बिजनेस होता है ये, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा है वर्कर्स ही अपने मास्टर होते हैं और बिजनेस भी उन्हीं का होता है, ठीक है। ये अपने मैनेजर्स खुद इलेक्ट करते हैं यानी चुनते हैं। दे आर देयर ओन एम्प्लॉयज़, ओके। क्योंकि पैसा इनका लगा हुआ है बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम भी यही कर रहे हैं, तो मालिक भी यही हुए और एम्प्लॉय भी यही हुए। द प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ एनरिचिंग द फ्यू इंडिविजुअल गोज टू द एक्चुअल वर्कर्स। तो इसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल वर्कर्स को जाता है। द वर्कर्स आर सपोज टू पुट इन वेरी हार्ड वर्क। देयर आर नो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। यहाँ पर क्योंकि वर्कर्स का खुद का ही पैसा लगा हुआ है तो वो खुद ही अपने आप ही बहुत मेहनत करते हैं, प्लस वो किसी भी तरीके स्ट्राइक्स नहीं करते या फैक्ट्री शट डाउन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हीं का पैसा लगा हुआ है। अगर वही काम नहीं करेंगे तो उनको प्रॉफिट कहाँ से होगा। इट प्रिवेंट्स द वर्कर्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉयटेड एंड टीचेस देम हाउ टू वर्क इन टीम स्पिरिट। तो ये वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकता है, यानी किसी भी तरह का वर्कर्स का शोषण नहीं होता और उनको एक टीम के अंदर काम करना भी सिखाता है। दिस टाइप ऑफ ओनरशिप इज सूटेबल where large capital and much technical and expert knowledge is needed। देखिए इस तरह की जो ओनरशिप है यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तभी होती है जब पैसा हो आपके पास और ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट यानी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं हो। उस केस में तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी रहती है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ये इसके एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि इनमें लेबर चाहिए होती है पर बहुत स्किल्ड नहीं चाहिए होती, और अगर पैसा हो तो आप ये इंडस्ट्री चला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ऐसे हो गई कि सपोज़ कीजिए कैंडल्स बनानी है तो कुछ लोग मिलके 20-30 लोग मिलके कैंडल्स बना रहे हैं। अब मेहनत भी उनकी है, पैसा भी उन्होंने लगा रखा है और टीम के अंदर काम करना है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि अगर 20-30 लोग हैं तो एक अकाउंट मैनेजर, एक एग्जीक्यूशन मैनेजर उन्हें चाहिए होता है, तो वो हायर कर लेते हैं ताकि 20-30 लोगों का जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड हो सके और कैंडल्स की मार्केटिंग हो सके। इस तरीके से ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। नेक्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या है? देखिए शॉर्टकमिंग यानी कुछ कमियां हैं इसमें, जो ये है कि कैपिटल कई बार कम पड़ जाती है। इनएडिक्वेट कैपिटल यानी पैसे में कमी आ जाती है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। देखिए मैनेजमेंट भी इतना अच्छा नहीं हो पाता, इसीलिए क्योंकि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हीं का पैसा है, तो मैनेजर भी उन्होंने हायर किया तो मैनेजर उन पर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस और अथॉरिटी नहीं दिखा सकता, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अपने आप ही हिल जाता है। और डिसिप्लिन भी इसलिए कम रहता है। अगर हर वर्कर ही मालिक है तो टाइमिंग्स की कोई बाउंडेशन नहीं रही, कितना काम कर रहे हो आप उसकी बाउंडेशन नहीं रही, ठीक है। तो ये इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? द कंज्यूमर्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया कंबाइंड टुगेदर, ईच कॉन्ट्रीब्यूट्स अ स्मॉल कैपिटल। देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये होता है कि एक जगह, एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज़ कीजिए कोई भी कॉलोनी या कोई भी पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए,
वहाँ जितने भी कंज्यूमर्स हैं, यानी जो लोग उस उपभोक्ता जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो भी कंज्यूमर्स हैं वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। ईच कॉन्ट्रीब्यूट अ स्मॉल कैपिटल, सब थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं। अ स्टोर इज़ ओपन, एक स्टोर ओपन कर लेते हैं इन विच आर्टिकल्स ऑफ कॉमन यूज आर स्टॉक्ड एंड सोल्ड एट रीजनेबल प्राइसेस। Such cooperative stores are found in many colleges and schools in India. देखिए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया के कुछ लोग कंबाइन हो गए, ठीक है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया और एक स्टोर ओपन कर लिया जिसमें डेली नीड की चीज़ें या फिर कुछ कॉमन यूज़ की चीज़ें रीज़नेबल प्राइस पे मिलती हैं, ठीक है। इस तरह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगी? कॉलेजेस में, स्कूल्स में। जैसे स्कूल्स में शॉप होती है आजकल, इवन आपने कॉलेजेस में भी देखी होगी, स्टेशनरी शॉप्स होती हैं, या कोई हॉस्टल है तो वहाँ पे डेली नीड्स की शॉप होती है, तो वो इसी तरीके से बनती हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या हैं? इसमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है, मैनेजमेंट बहुत सिंपल होता है और लीगल कंट्रोल और इंस्पेक्शन रहता है, ठीक है, मतलब कि लीगैलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, दे ऑफ़र वेरी लिटल सिलेक्शन फॉर कस्टमर्स। अब क्योंकि उन्हें पता है कि एक स्कूल है और एक स्कूल में क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, तो वो एक लिमिटेड स्टॉक रखते हैं और वैरायटी नहीं रखते ज़्यादा। द ऑनरी ऑफिस बियरर डू नॉट टेक मच पेन, दे आर समटाइम्स डिसऑनेस्ट। तो जो ऑफिस, जिस ऑफिस के अंडर ये होता है, वो ज़्यादा पेन नहीं लेते और कई बार इसमें थोड़ा सा डिसऑनेस्टी भी दिखा देते हैं कि थोड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही है तो कुछ कर सकते हैं, मतलब इसमें इधर उधर थोड़ा सा सामान को ये कर देते हैं, तो ये डिसऑनेस्टी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। Housing cooperative societies are formed for the purpose of getting plots or constructing houses for the needy persons. देखिए, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए फॉर्म की जाती है कि बेसिकली अगर किसी को कोई प्लॉट ख़रीदना है या कहीं पे कोई घर बनाना है तो उनके लिए ये सोसाइटीज़ फॉर्म होती है। मतलब अगर आपको घर बनाना है, प्लॉट खरीदना है, तो आप इन सोसाइटीज़ में जाके उस पर्टिकुलर एरिया की कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ग्रेट फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा फॉर दिस पर्पज़। अब इस केस में आपको गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट कहती है कि आपको लोन मिलेगा, लो रेट के अंदर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो ये एक बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू फाइनेंस द पुअर कल्टिवेटर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। देखिए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो कि नाम से आपको पता चल रहा है, एक उधार से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बेसिकली लैंड या एग्रीकल्चर मशीनरी से रिलेटेड या एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करना होता है एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी may be formed by persons working in the same organization to provide loans to the member in case of financial difficulty or for the purchasing necessities of their life such as plot, wheat, etc. इसके अलावा जो एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाती है जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मशीनरी चाहिए, कोई लैंड खरीदना चाहता है या फिर अपनी खेती के लिए फर्टिलाइज़र्स खरीदना चाहता है, तो ये सोसाइटी उन्हें फिनेंस करती है
उनको लोन देती है, उधार देती है बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। पर इसका एक और इस अलग भी तरीके से हम इसे खोल सकते हैं। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये कैसे फॉर्म होती है? अगर सपोज़ कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगा कि हमें लोगों की फ़ाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए, तो उन्होंने ये सोसाइटी फॉर्म कर ली। अब ये क्या करेंगे, दूसरे लोगों को उसी ऑर्गेनाइजेशन के जिनको की जो कि ज़रूरतमंद है उनको फाइनेंस करेंगे, मतलब उनको लोन देंगे ताकि वो अपनी डेली नीड की चीज़ें और अपनी लाइफ को चला सके, ठीक है। इन जनरल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो हमने 4 तरह की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात की। देखिए, प्रोड्यूसर जिसमें वो अपने आप ही ओनर्स होते हैं, कंज्यूमर जो कि एक एरिया के मिलके जैसे कि कॉलेज स्कूल्स में सोसाइटी बनाते हैं, हाउसिंग हो गई आपकी हाउस से रिलेटेड, अगर आपको किसी का प्लॉट ख़रीदना है, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, आप कहीं पे घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हो गया ये। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई उधारी वाले, ठीक है। अब है हम जनरल डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखते हैं। देखिए, जनरल एडवांटेजेस क्या हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, यानी सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के हम एडवांटेजेस देख रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एज अंडर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एडवांटेज है सबसे पहला वो है कि वो एक तो कम्युनिटी की वीकर सेक्शन को उठाती है, यानी सबसे कमज़ोर जो सेक्शन है सोसाइटी का। कमज़ोर कौन होता है? जिसको ज़रूरत ज़्यादा होती है और पैसा नहीं होता। यहाँ पे वीकर सेक्शन उसे ही कहा गया है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी सेक्टर पे सबसे ज़्यादा जोर देती है। अब ये क्या करती है? प्रोवाइड बेटर मेथड्स एंड टूल्स ऑफ प्रोडक्शन टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर एंड क्राफ्ट्समैन। ये उन लोगों की मदद करना चाहती है जो खुद अपनी मदद करना चाहता है। जैसे कि अगर कोई स्मॉल मैन्युफैक्चर है, छोटा मोटा काम कर रहा है, या कोई क्राफ्टमैन है, कोई मूर्ति बना रहा है या कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा है, ठीक है, उन सबको क्या करती है? अलग अलग उनको और अच्छे मेथड बताती है कि अगर तुम इस मेथड से ये काम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा मुनाफा होगा। और उनको अगर किसी भी तरह के टूल्स चाहिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मशीन चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करती है। सेकेंड, हेल्प द फार्मर्स इन फार्मिंग एंड मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट एफिशिएंटली। जो किसान हैं उनकी मदद करती है, और वो जो भी दाल या फिर मतलब जो भी किसान खेती में अपनी प्रोडक्शन करता है उसको मार्केट तक पहुंचाने में हेल्प करती है, और उसका मुनाफा जो भी उसका प्रॉफिट हो रहा है वो किसको देती है? किसान को। तो किसान की बहुत बड़ी हेल्प हो गई है। थर्ड है सी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एट अ मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल हेल्प देती है कम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ओपनिंग ऑफ सुपर बाजार टाइप्स ऑफ स्टोर्स गिव्स रिलीफ टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग प्राइस लेवल। तो जो ये आजकल सुपर बाज़ार बहुत सारे खुले हुए हैं, जो काफ़ी सारे आप देख सकते हैं, इजी डे, बिग बाज़ार, इन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ कीजिए कोई प्रोडक्ट अगर देना भी है तो प्राइस लेवल स्टैब्लिश हो जाता है, मतलब प्राइस में ज़्यादा हेरफेर नहीं हो पाता। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, सेकेंड एडवांटेज है द कमोडिटीज़ आर परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाइड टू द मेंबर। इट दस एलिमिनेट द प्रॉफिट ऑफ मिडलमैन एंड द गुड्स कैन बी सोल्ड एट अ चीपर रेट। जैसे कि सुपर बाज़ार का बताया। अब जैसे इसमें जो मीडिएटर है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन मतलब कि जो मीडिएटर है वो हट जाता है। जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है या जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सीधे किसको दे रहा है? सारी सप्लाई जो मेंबर को दे रहा है, यानी जो मार्केटिंग कर रहा है उसको दे रहा है। तो बीच में जो मीडिएटर है जो कि कमीशन उठा सकता था वो यहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो इस सोसाइटी का ये बेनिफिट है।
सर्विस मोटिव्स क्या हैं? देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर इज़ बेस्ड ऑन सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव है, ये फार्मर्स को हेल्प करते हैं, किसानों को हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस मोटिव है। द कोऑपरेटिव सेक्टर इज़ बेस्ड ऑन सर्विस मोटिव एंड देयरफॉर देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट मेकिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो देखिए, सर्विस मोटिव ये है कि ये किसानों को हेल्प करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, लोन देते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो कहीं ना कहीं इनका जो मेन एम होता है वो पैसा बनाना नहीं होता या ब्लैक मार्केटिंग करना नहीं होता, ठीक है। ये काम ही एक अच्छी सर्विस देने के लिए करते हैं। डेमोक्रेटिक नेचर, इट्स मैनेजमेंट इज डेमोक्रेटिक, इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक नेचर अपने आप हो गया, क्योंकि जिनका पैसा लगा है वही इलेक्ट करते हैं मैनेजर्स को, तो डेमोक्रेटिक इन नेचर हो गया। सेंस ऑफ cooperation, it promotes a sense of cooperation among the members and also among the people of the locality, thus it serves the social purpose too। तो ये प्रमोट करते हैं कि कैसे मेंबर्स के बीच में कॉपरेशन रहता है, मतलब कॉपरेशन कैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, और जो लोकल लोग हैं वो भी एक टीम बना के कैसे काम करें, उसमें भी ये इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सोशली नेग्लेक्टेड क्लास, कहीं ना कहीं ये एक ऑक्यूपेशन यानी एक नौकरी, जॉब या काम करने की इच्छा देते हैं उन लोगों को जिसे पूरी सोसाइटी ने नेग्लेक्ट कर दिया है, मतलब जो कि वीकर सेक्शन है, जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग लगता है सोसाइटी को कि ये काम नहीं कर सकता, जैसे कि विडोज़, फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उन्हें, या जो पुअर सेक्शन है उसे, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, इसके डिसएडवांटेजेस है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट मे सफ़र ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मेंबर्स, कॉन्फ्लिक्ट में अराइज इन शेयरिंग ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो इन शेयरिंग प्रोड्यूस एंड प्रॉफिट। देखिए, इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि हो सकता है जो वेरियस मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हो, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ भी अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाती, और इसके कारण प्रोडक्शन और प्रॉफिट भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है कई बार इस तरह की सोसाइटीज़ में, आपस में लोगों के बीच में, ठीक है। चांसेस ऑफ अनड्यू एडवांटेजेस, some of the forceful members sometimes try to take undue advantages and succeed in it। देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कई बार ये हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई किसी के भले के लिए काम कर रहा है तो कोई किसी का फ़ायदा उठाने की भी सोच रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, कई बार जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरे लोगों का एडवांटेज उठा लेते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। फेवरिज्म, देखिए, द एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड एम्प्लॉय फेवर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एट द कॉस्ट ऑफ अदर मेंबर। जो कमिटी बनती है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट ज़रूर करते हैं। तो इस तरह की सोसाइटी में एक फेवर बहुत हमेशा रहता है, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल, cooperatives are generally association of low income group people। देखिए, ज़्यादातर हम ये जो सोसाइटीज़ बनती हैं वो लो इनकम ग्रुप जो होते हैं उन्हीं की बनती हैं, क्योंकि उन्हीं को ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट फाइनेंस एक्सपेंडिंग बिजनेस। अब अगर उन्होंने एक लेवल तक वो बिज़नेस ले गए, ठीक है, जो लो इनकम ग्रुप है, तो उसके बाद वो एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उस बिज़नेस को जो बहुत ही लो स्केल पे बना है उसको एक्सपेंड करने के लिए यानी आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा और कैपिटल चाहिए और पैसा चाहिए, जो कि एक पुअर सेक्शन के पास नहीं होता। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, द लैक ऑफ एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड पर्सन्स प्रैक्टिकली इन विलेजेस बैडली अफेक्ट द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए, कहीं ना कहीं हम ये मान चुके हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक तो बहुत स्किल्ड लेबर नहीं होता, टेक्नोलॉजी कम होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एजुकेटेड लोग नहीं होते ज़्यादा, हम ये मानते हैं, और ट्रेंड भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मैनी अ टाइम कोऑपरेटिव आर एक्सप्लॉयटेड बाय द पॉलिटिशियन फॉर देयर सेल्फिश गेन। ज़्यादातर ये सोसाइटीज़ का फ़ायदा कौन उठा लेते हैं? पॉलिटिकल लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, ये कह के कि पैसा हमारा लगा है, हम इस सोसाइटी को चला रहे हैं, और लास्ट में वीकर सेक्शन पे एक प्रेशर डाल के वो इसका एडवांटेज भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम एक डिफरेंस है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में है वो हम बढ़ते हैं। इससे पहले हम जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप के बारे में का बीच का डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब मैं एक एक करके इनके डिफरेंस बोलूँगी। अब मेरे कर्सर को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेशन इसकी कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर होती है, और इसमें मिनिमम मेंबर कितने चाहिए होते हैं? 10। जबकि इसकी अंडर कंपनी एक्ट के अंडर होती है, और इसमें मिनिमम मेंबर चाहिए होते हैं 2 और मैक्सिमम 7। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के? कोऑपरेशन, प्रमोट सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करना और लोगों की मदद, आपसी मदद करना, यही इसका प्रिंसिपल होता है। यूनिटी होता है कहीं ना कहीं पर्पस, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंटरेस्ट होता है कि वो अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहती है। सोशलिस्ट बायस, ठीक है, इसमें कोई यूनिटी पर्पस नहीं होता, और बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। मेंबरशिप, इसमें जनरली लोकल और रीजनल टेरिटरी होती है, मतलब कि ये रीजन से ऊपर नहीं जाता, और ज़्यादातर इसमें लोकल एरिया आता है मेंबरशिप में, जबकि इसकी मेंबरशिप कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, कैपिटल इसमें लिमिटेड होती है, इसमें लार्ज होती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अ मेंबर कैन विथड्रॉ हिज शेयर कैपिटल, शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। शेयर, जो मेंबर्स होते हैं वो अपना शेयर विड्रॉ कर सकते हैं, और शेयर इसमें ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि इसमें कैपिटल बहुत सारी लगती है और शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है, इसमें भी लिमिटेड होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें मैक्सिमम डिविडेंड्स ऑन शेयर होता है 12%। ठीक है, इसमें डिविडेंड का जो शेयर होता है, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो थोड़ा लिमिटेड होता है। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मिनिमम मेंबर प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 होते हैं और मिनिमम मेंबर पब्लिक लिमिटेड के लिए 7 होते हैं, और मैक्सिमम नंबर का हमें पता नहीं, तो प्रॉफिट भी उतना ही शेयर होता है। इट्स मेन पर्पस इज़ टू सर्व मेंबर्स, प्रॉफिट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इसका मेन पर्पस, इट्स मेन पर्पस इज़ टू सर्व मेंबर्स, प्रॉफिट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रॉफिट मोटिव, देखिए इसमें प्रॉफिट ही मोटिव होता है, बट इसमें कहीं ना कहीं एक हेल्प, एक सर्विस जो कि प्रॉफिट में होना चाहिए कन्वर्ट, पर खुद मेंबर्स का कोई प्रॉफिट नहीं होता इसमें। ठीक है, जैसे प्रिविलेजेस, गवर्नमेंट गिव्स स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनकरेज कोऑपरेटिव मूवमेंट। देखिए इसमें गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देती है, कुछ प्रिविलेजेस देती है, ताकि ये सोसाइटीज़ हमेशा फॉर्म हो। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में गवर्नमेंट कोई एनकरेजमेंट नहीं देती, कोई रिलैक्सेशन नहीं देती। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो जितना शेयर खरीदता है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग उसके वोटिंग राइट होते हैं। कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो मेंबर्स जनरली इसमें एक दूसरे को जानते हैं, तभी वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ताकि वो अपनी कॉमन नीड के लिए काम कर सकें। अगर किसी को
खाने के लिए काम करना, उसके घर में खाने की कमी है, पैसे की कमी है, तो वो उसी नीड के साथ एक साथ आते हैं। इसमें शेयर होल्डर्स का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता एक दूसरे से, और वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए। लाइफ इसकी शॉर्ट होती है, ये डिज़ोल्व हो सकती है अगर जैसे ही कॉमन नीड फुलफ़िल हो, ये सोसाइटी डिज़ोल्व हो सकती है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है जैसे उनका काम सॉल्व होता है। इसमें परमानेंट एग्जिस्टेंस रहता है, ठीक है, तो इसमें परमानेंट एग्जिस्टेंस रहता है। तो ये हो गई हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में डिफरेंस। और आज हमने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ा, तो ये सब आज आप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।